सुप्रीम कोर्ट से आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। अभी कुछ समय पहले 15 फरवरी को इस पर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उसने एसबीआई से कहा था कि सभी डेटा जो भी आपके पास है वो 7 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दें और वो उसको सार्वजनिक कर दें। मगर एसबीआई ऐसा नहीं कर पाया। एसबीआई ने इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई, जिसमें उसने कहा कि हमें कुछ और वक्त चाहिए, हमें 30 जून तक का वक्त चाहिए। और इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 11 तारीख को सुनवाई हुई, जिस पर सीजीआई और उनकी जो बेंच है 5 सदस्यों की, 5 जजों की, उन्होंने साफ तौर पर यह समय देने से इनकार कर दिया। साफ तौर पर कहा कि आपको कल यानी कि 12 तारीख तक पूरी जानकारी देनी होगी इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन को साफ तौर पर कहा है कि आपको इससे सारा डेटा इकट्ठा करके 15 तारीख तक वेबसाइट पर डाल देना है शाम 5 बजे तक। तो सुप्रीम कोर्ट सख्त है इस पूरे मसले पर, इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर। तो इस पूरे मसले के को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा, एसबीआई के क्या तर्क रखे गए उनके वकील हरीश साल्वे की तरफ से, इन सभी पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी होंगे। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे साफ तौर पे यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ आज। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहले तो बताइए कि एसबीआई की तरफ से क्या तर्क रखे गए। और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि सीजीआई आज सख्त थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पिछले 26 दिनों से आप लोग क्या कर रहे थे और अब क्यों ये समय मांगने की याचिका लेकर आए हैं। बिल्कुल, देखिए, एसबीआई की ओर से हरीश साल्वे पेश हुए और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले में जो नाम और इलेक्टोरल बॉन्ड की नंबरिंग का मैच है वो नहीं हो पाया है। और उसकी वजह ये है कि ये बहुत ही जटिल काम है और इसमें थोड़ा समय लगेगा, चूँकि दोनों ही इलेक्टोरल बॉन्ड और नाम दोनों ही सीक्रेसी की वजह से अलग अलग जगह रखे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में वो फिजिकली हैं, मतलब अगर वो डिजिटली होते तो शायद मैच करने का काम आधे घंटे का भी नहीं था, लेकिन फिजिकली रखे हुए हैं। 22,000 से ज़्यादा बॉन्ड थे जो बेसिकली इलेक्ट्रल बॉन्ड जो ख़रीदे गए किसी न किसी ट्रांजैक्शन के ज़रिए, यानी कि चेक के ज़रिए या फिर यूपीआई के ज़रिए, जबकि 44,000 के करीब टोटल बॉन्ड हुए जो नकदी के ज़रिए ख़रीदे गए। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 30 जून तक का समय एसबीआई की ओर से मांगा गया, ये कहते हुए कि जो डेटा है उसको मैच करना है नाम का, और इसके अलावा जो नंबर है इलेक्टोरल बॉन्ड उसका, और फिर वो किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया इसका। तो ये जो मैच था वो नहीं हो पा रहा था, तो इसकी वजह से एसबीआई ने समय मांगा 30 जून तक का। और एसबीआई ने ये भी साफ किया कि पिछले 26 दिनों से लगातार वो काम कर रहा है इस पहलू पर, लेकिन उसे और समय चाहिए, चूँकि ये काम थोड़ा जटिल है और इसमें समय लगेगा, चूँकि ये फिज़िकल फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में नहीं है। तब सीजीआई ने कहा कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से 15 फरवरी को आदेश दिया गया था उसमें स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी और आपको 6 मार्च तक का समय दिया गया था, लेकिन आपने उसका अनुपालन नहीं किया। हालांकि इस मामले में एक और पहलू है कि एडीआर की तरफ से एक अवमानना याचिका एसबीआई के खिलाफ दाखिल की गई थी जी। उस अवमानना याचिका का भी सुप्रीम कोर्ट ने आज निपटारा कर दिया है, ये कहते हुए कि एसबीआई अब अगर आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा और अवमानना की कार्रवाई एसबीआई के अधिकारियों के खिलाफ शुरू की जाएगी। ये पूरा तथ्य था जब आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, उसके बाद आदेश जारी किया कि हर हाल में 12 मार्च तक एसबीआई जो डेटा है वो 2 पहलुओं पर है, एक तो नाम है और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर हैं, और तीसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इनकैश कराया है, जो चंदा जो दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए जो इनकैश कराया है, ये 2 अलग अलग जो डेटा है या दस्तावेज़ हैं इनसे संबंधित वो ईसीआई को मुहैया कराने हैं कल शाम तक एसबीआई को, और ईसीआई उसके बाद अगले 2 दिन तक इस मामले में मिलान करेगा और उस मिलान के साथ ही वो अपने पोर्टल पर 15 मार्च तक शाम 5 बजे तक ये सारा डेटा सार्वजनिक करेगा। और इसके बाद देश की जनता वो सारा डेटा देख सकेगी कि आखिर किसने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था
ये एक अहम बात है कि किस पार्टी को किसने दिया, ये मिलान करके लगाने का जो काम है वो पूरा ईसीआई को अब करना है, और वो भी सिर्फ 2 दिनों में करना है। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि ईसीआई इस काम को अंजाम दे पाता है या फिर नहीं दे पाता है, और अगर वो अंजाम दे देता है मिलान करने का, तब तो वो 15 मार्च को सारा ही डेटा अपनी वेबसाइट पर डाल देगा। अन्यथा फिर वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का नंबर अलग डालेगा, और जो ख़रीदार थे यानी चंदा देने वाले थे उनका नाम अलग डालेगा और उनकी डिटेल्स अलग डालेगा, और जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितना चंदा मिला ये कलेक्टिव फॉर्म में अलग डाल देगा, जो पहले से ही ईसीआई के पोर्टल पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर के आज सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में बहुत सख्त था, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के कुछ ही देर में ये स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी तरह से एसबीआई को राहत देने वाला नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहते हुए कि आप पिछले 26 दिनों से क्या कर रहे थे, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप जैसे का तैसा डेटा आप तुरंत ईसीआई को मुहैया करा दें। हमने आपको नहीं कहा था कि आप मिलान करें, चूँकि 15 फरवरी का जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एसबीआई को ये काम नहीं सौंपा गया था कि वो डेटा का मिलान करे और किसने कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, उस इलेक्ट्रल बॉन्ड का नंबर कितना है, और उस इलेक्ट्रल बॉन्ड को किसने इनकैश कराया 19 अप्रैल 2019 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक का ये डेटा था, और इसका मिलान करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नहीं दिया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अब 12 मार्च तक एसबीआई को सारा डेटा ईसीआई को मुहैया कराने को कहा है, और उसके बाद ईसीआई 15 मार्च शाम 5 बजे तक सारा ही डेटा सार्वजनिक करेगा। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदार हैं उनका, उनके नाम और इलेक्ट्रल बॉन्ड का नंबर, और इसके अलावा किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला, इस पे अभी थोड़ा सा रसाकसी हो सकती है, चूँकि ईसीआई को भी मिलान करना पड़ेगा, जबकि एसबीआई की ओर से फिजिकल फॉर्मेट में ये सारा डेटा ईसीआई को मुहैया कराया जाएगा। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के समझ में आ रहा है कि काफ़ी सख्त रुख था सुप्रीम कोर्ट का, और तमाम टिप्पणियां सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं लगातार कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई ने कहा कि 26 दिन का वक्त था, इस दौरान आप क्या कर रहे थे, आप और समय मांग रहे हैं, और क्या कुछ बातचीत हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या और सख्त टिप्पणियां की, आप अगर हमें बता पाएँ तो। देखिए, एसबीआई की ओर से पहले 30 जून तक का समय आवेदन पर मांगा गया था, लेकिन जब उसने सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देखा, तब उसने एसबीआई के जो वकील थे हरीश साल्वे साहब, उन्होंने कहा कि तीन हफ्ते अगर दे दिए जाएंगे तो वो मिलान का काम भी पूरा करके दे देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख इतना सख्त था इस मामले में कि उसने स्पष्ट कर दिया कि मिलान का काम एसबीआई को नहीं करना है, और वो सारा जो डिटेल है, दस्तावेज़ है, वो ईसीआई को 12 मार्च तक सौंप दे, और इसके बाद ईसीआई 15 मार्च तक उसको सार्वजनिक करे, क्योंकि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 6 मार्च तक एसबीआई सारा डेटा या दस्तावेज़ ईसीआई को सौंपे, और उसके बाद ईसीआई 13 मार्च तक सारा ही जो डेटा है और जो दस्तावेज़ है वो अपने पोर्टल पर सार्वजनिक करे। लेकिन एसबीआई ने हाल ही में एक आवेदन दाखिल किया, और बिल्कुल 6 मार्च जब आ गया करीब तब दाखिल किया, और जो एडीआर था, एडीआर का कहना ही यही था कि अगर इनको इतनी परेशानी थी, यानी कि एसबीआई को इतनी परेशानी थी, तो इन्हें पहले आवेदन दाखिल करना चाहिए था, कुछ ना कुछ हल निकाल लिया जाता। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किया, और अगर देखा जाए तो 6 दिन का वक्त वैसे ही लिटिगेशन में, जो कि 5 मार्च के करीब एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था, और आज 11 तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो सारा डेटा है वो एसबीआई को ईसीआई को सौंपने का आदेश जारी किया है। तो कुल मिलाकर के 5 दिन का वक्त और चला गया है, और ऐसी स्थिति में अब सिर्फ ईसीआई के पास 2 दिन है, जबकि उसको डेटा का मिलान करना है, और ये भी स्पष्ट करना है कि किस चंदा खरीदने वाले ने कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड के ज़रिए किस राजनीतिक दल को चंदा दिया। तो अब देखना ये होगा कि 15 मार्च को जब ईसीआई शाम को 5 बजे तक अपने पोर्टल पर ये सारी जानकारी मुहैया कराता है, तो वो किस रूप में होती है। क्या सिर्फ नाम होंगे जो चंदा खरीदने वाले थे, और उनके
इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर होंगे और उनकी राशि होगी, और या फिर ये भी होगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने कितना दिया, ये जानकारी भी होगी। ये देखने वाली बात होगी और ज़्यादा दूरी नहीं है, सिर्फ 4 दिन है। तो 4 दिन के वक्त के बीच में अगर ये काम ईसीआई की ओर से कर लिया जाता है तो ठीक है, अन्यथा ईसीआई, ये संभावना भी बनती है कि ईसीआई भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करे और जो डेटा मिलान का काम है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से समय की मांग करे। जी बिल्कुल, तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब कल तक सौंपना है एसबीआई को पूरा डेटा, फिर ईसीआई का काम बढ़ जाएगा और उनको पूरा डेटा मिलान करके, तो हो सकता है कि पीयूष जी ने कहा कि वो भी और वक्त मांगे, तो काफ़ी कुछ देखने वाला होगा कि अगले 2-3 दिनों में क्या होता है। इससे पहले आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में नोटिफाइड हुई थी। इसको पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सदन के पटल में रखा था इस पूरे कानून को, और ये 2018 में नोटिफाइड हो गया था। और एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करके एक संस्था है जिसका काम है कि जो लोकतंत्र हमारे देश में है, संविधान के अनुसार जो चलता है, क्या वो ठीक से काम कर रहा है, क्या उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको लेकर वो एक चेक बैलेंस की भूमिका निभाते रहते हैं। तो उसी ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर 2019 में सुनवाई शुरू होती है। 2019 में भी एक फैसला आया था और अब ये जो बड़ा फैसला आया है इसके बारे में आपको हमने जानकारी दी। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ आपसे पीयूष जी कि एडीआर की जो पॉइंट्स हैं, जो एडीआर इस पूरे मामले को लेकर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और 2019 में इस पर सुनवाई शुरू हुई थी, तो एडीआर के क्या कुछ इसको लेकर रिजर्वेशंस हैं, क्या पॉइंट्स हैं जिसको उसको लगता है, क्योंकि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए तो सरकार की तरफ से कहा गया कि इससे काला धन पे पाबंदी लगेगी, इससे और ज़्यादा पारदर्शिता आएगी जो चुनावी चंदा होता है उसको लेकर, पर एडीआर के क्या कुछ इश्यूज थे जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा? देखिए, जब 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके पहले एडीआर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो संविधान पीठ के समक्ष पक्ष रखा गया था, उसमें साफ तौर पर कहा गया था इसमें जो सीक्रेसी है वो कहीं ना कहीं जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसका उल्लंघन कर रही है, और जनता को जो जानने का अधिकार है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला आर्टिकल 14 के तहत, उसका भी उल्लंघन हो रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि वो 6 मार्च तक सारा डेटा ईसीआई को सौंप दे। तो एडीआर की तरफ से फैसले के पहले ये पक्ष रखा गया था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये जानकारी छिपाई नहीं जा सकती कि आखिर किस व्यक्ति ने कितना चंदा किस राजनीतिक दल को दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए, जबकि पहले जो चंदा देने की व्यवस्था थी वो नकदी के ज़रिए और चेक के ज़रिए भी हुआ करती थी, उसमें इनडेफिनेट होता था, कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद सरकार काला धन से बचाव के मद्देनज़र इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लेकर आई थी, लेकिन इसमें ये जो एक पार्ट था कि सीक्रेसी रखी गई थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं जान सकता था कि इस अमुक व्यक्ति ने कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए दिया, और एजेंसियाँ या कोर्ट या फिर जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों में सिर्फ जो सत्ताधारी दल है उसके पास ये जानकारी आसानी से मुहैया हो जाती कि किसने कितना पैसा किस राजनीतिक दल को दिया। तो ऐसी स्थिति में जो विपक्षी दलों को जो पैसा जिस व्यक्ति की ओर से, कंपनी की ओर से या फर्म की ओर से दिया गया, उसमें कहीं ना कहीं आघात किया जा सकता था। तो इसी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को अपना फैसला दिया और उस फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, और साथ ही एसबीआई को 6 मार्च तक सारा डिटेल, सारा दस्तावेज जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित था 12 अप्रैल 2019 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक का, वो ईसीआई को प्रेषित करने के लिए कहा, और ईसीआई को 13 मार्च 2024 तक उसे पोर्टल पर डालने का निर्देश जारी किया था। लेकिन जब एसबीआई ने निर्धारित समय यानी कि 6 मार्च तक इस जानकारी को ईसीआई को प्रेषित नहीं किया, तो फिर एडीआर की ओर से एक कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। उस अवमानना याचिका में साफ कहा गया कि एसबीआई ने जानबूझ करके इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना है, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में एडीआर की जो याचिका थी, अवमानना याचिका थी, उसका निपटारा कर दिया और एसबीआई को अल्टीमेटम दिया कि आप अगर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवमानना की कार्रवाई एसबीआई के अधिकारियों के खिलाफ शुरू की जाएगी और एसबीआई को
अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एडीआर ने फैसले से पहले जो पक्ष रखा था वो बहुत अहम था, क्योंकि जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती थी कि किस व्यक्ति ने कितना पैसा किसी राजनीतिक दल को दिया या किसी कंपनी ने या फिर किसी फर्म ने कितना पैसा किस राजनीतिक दल को दिया। इसके बारे में कोई जानकारी जनता को हासिल नहीं होती थी, चाहे वो फिर आरटीआई एक्ट के ज़रिए मांगी गई सूचना के आधार पर हो या फिर अन्य तरीके से सूचना जुटाने की व्यक्ति कोई कोशिश करे। ये सूचना सिर्फ बैंकों के पास तक, एसबीआई तक रहती थी, और या फिर एजेंसियां किसी जांच के मामले में ये डिमांड कर सकती थी, जबकि आरबीआई के पास और सरकार के पास ये जानकारी हासिल करना बहुत आसान था। एडीआर का यही कहना था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। मगर यहाँ पर जो आखिरी टिप्पणी है जो पीयूष जी ने बताई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर ध्यान देने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अवमानना की कार्रवाई आप पर होगी अगर आपने कल तक, एसबीआई ने कल तक सारा डेटा ईसीआई को नहीं सौंपा, क्योंकि एडीआर ने दूसरी याचिका भी लगा दी थी अवमानना को लेकर कि 6 मार्च तक का आपने समय दिया था, पर इन्होंने वो बात नहीं मानी। तो अवमानना का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया, साफ तौर पर सख्त चेतावनी दी कि कल तक अगर नहीं आपने डेटा दिया तो वो कार्रवाई भी आप पर हो सकती है। अब पूरा मसला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है, तो उसकी एक जानकारी आपको जाते जाते दे जाऊं कि करीब 12,000 करोड़ रुपए का चंदा अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों तक पहुंच चुका है। और किसके हिस्से कितना है, और अब मैं एक डेटा है मैं बता दूं, बीजेपी के पास करीब 6,564 करोड़ रुपए अब तक इसके जरिए आ चुके हैं। कांग्रेस के पास 1135 करोड़, टीएमसी तीसरे नंबर पर है जिसके पास 1096 करोड़, बीजेडी 774 करोड़, डीएमके 617 करोड़, आम आदमी पार्टी 94 करोड़ और एनसीपी 64 करोड़। ये कुछ प्रमुख पार्टियां हैं जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जनवरी 2024 तक इतना पैसा मिला है, और बताया जा रहा है कि 16,518 करोड़ रुपए के टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड अब तक बिक चुके हैं जनवरी 2024 तक, और इसमें से करीब 12,000 करोड़ से ज़्यादा इसको तमाम पार्टियों ने निकाल भी लिया है सुप्रीम कोर्ट से। तो पूरा मसला इस बात को लेकर है, राइट टू इन्फॉर्मेशन वाली बात, जैसा कि पीयूष जी ने बताया, एडीआर का जो मुख्य पक्ष था वो इस बात को लेकर था कि जनता को अधिकार है ये बात जानने का कि कौन सा आदमी, कौन सी कंपनी किस पार्टी को कितना पैसा दे रही है, क्योंकि उनकी आशंका है कि अगर चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए वो पैसा देते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जब वो पार्टी सरकार में आती है तो वो उनको फेवर करे। इस तरह के तमाम पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में रखे गए थे, जिस पर यह फैसला 15 फरवरी को आया था कि सारा डेटा, एक एक आदमी का डेटा, किसने किसको कितना पैसा दिया, किस पार्टी को दिया, कब लिया, कितना लिया, सब साझा करना पड़ेगा। सब पूरा देश, पूरे इस देश के नागरिक जानने का अधिकार रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी, पर एसबीआई ने इसको लेकर याचिका डाली और समय मांगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने देने से साफ तौर पर मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि आपको 12 मार्च तक शाम तक पूरा डेटा देना है। उस ईसीआई को ये पूरा डेटा 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर जारी कर देना है। इस पूरे मामले पर जो फिलहाल जानकारी हम तक थी, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, वो आप तक हमने पहुंचाया। आगे जो जानकारी आएगी इस पूरे मसले पर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।